जय हिंद। हिंदी अखबार विश्लेषण में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। 4 अखबार का रिव्यू होता है हमारे चैनल पे निरंजन_द ऑफिशियल यूट्यूब पे अभी आप देख रहे हैं। रविवार 2 अक्टूबर 2022, आश्विन शुक्ल पक्ष, सप्तमी, विक्रम संवत 2079 2079 पुण्या। दशहरा का समय है दोस्तों, नवरात्रा का समय चल रहा है। आज संपूर्ण भारतवर्ष में सप्तम कालरात्रि मैया की पूजा की जा रही है। आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन। सुरक्षित रहे, सुरक्षा के साथ, खुशहाली के साथ ये दशहरा मनाएं। सभी से हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। अच्छे से मनाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या कुछ है हिंदू अखबार से शुरू करते हैं दोस्तों। मित्रों, हमारे साथ जुड़े रहिए, जुड़िए हमसे। इंस्टाग्राम पे जुड़िए, फेसबुक पे जुड़िए, ट्विटर पे जुड़िए। करंट अफेयर्स के लिए हमारा प्रयास है, हमारी टीम का आपके लिए दोस्तों। रविवार 2 अक्टूबर 2022, पर्व त्योहारों के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक कर पुलिस को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दी गई है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अपनी सद्भावना, शांति बनाए रखेंगे। किसी भी तरह की हलचल, कोलाहल, किसी ऐसे चीज़ों को बढ़ावा ना दे जिसमें समाज में अवमानसिकता फैले, अशांति फैले। तो उसी की कंटेक्स्ट में मुख्यमंत्री जी का एक निर्देश है। सख्ती नफरत फैलाने वालों की खैर नहीं, एक निर्देश है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। दुर्गा पूजा के दौरान आपदा से निपटने को विशेष इंतजाम किए गए हैं। सीएम के निर्देश, क्या कुछ निर्देश है दोस्तों। पहला, असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें। दूसरा, सघन गश्ती व जांच अभियान चलाते रहें। तीसरा, घटना की सूचना मिलते ही कार्रवाई करें। चौथा, सीमा थानों में लैंडलाइन फ़ोन कार्यरत रहे। यदि लैंडलाइन फ़ोन कार्यरत नहीं होता है उस दिन तो इनके भयंकर परिणाम होने वाले हैं। सो उस ब्याफ में कहा जा रहा है। छठा, अपराध नियंत्रण में कोई कोताही न बरते। छठा, गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और अंतिम, गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। पर्व त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मौके पर तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। 20,000 से अधिक फोर्स सभी जिलों में 8 तक तैनात सभी जिलों में आज तक तैनात होना चाहिए। आज लिखा हुआ है 8 समथिंग, कुछ नो प्रॉब्लम। राज्य में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने सूबे की सभी 1067 सूबे में कितने थाने हैं अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। 1067 थानों को अलर्ट रहने की जरूरत है। ये आंकड़ा ध्यान में रखना जरूरी है। 1067 थानों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। राज्य में 20,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स, एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल की 5-5 कंपनी सभी संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है। पटना, गया, भागलपुर, सिवान, नवादा में रैफ एसएसबी की तैनाती विशेष तौर पर की गई है। इन जिलों में रैफ और एसएसबी की तैनाती की गई है, स्पेशल टास्क फोर्स की व्यवस्था की गई है। पटना, गया, भागलपुर, सिवान, नवादा। इसका मतलब है काफ़ी सेंसिटिव जगह है। इस तरह की शांति व्यवस्था छिन्न भिन्न करने की कोशिश अराजक तत्वों के द्वारा की जाती है। तो सरकार का गाइडलाइंस आपके सामने है दोस्तों। नेक्स्ट, दुर्गा पूजा के दौरान आपदा से निपटने को विशेष इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ है, दिशा निर्देश। दुर्गा पूजा में आपदा से निपटने का
विशेष इंतजाम होगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने इसके लिए जिलों को आवश्यक निर्देश दिया। प्रशासन को कहा गया है कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी रखें। राजधानी पटना में दशहरा के दौरान 1 साल भगदड़ की घटना हो चुकी है। ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ही जिला प्रशासन को सतर्क रहने और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को आपस में बेहतर समन्वय बनाने को कहा गया है। इसके लिए पहले से मॉक ड्रिल भी करें। पटना का गांधी मैदान हो या अन्य जिलों के वैसे स्थल जहां रावण दहन का आयोजन किया जाता है, वहां भीड़ की संख्या को देखते हुए आवश्यक मात्रा में पुलिस बल की तैनाती करने को कहा गया है। क्या है गाइडलाइंस? अनियंत्रित भीड़ से निपटने का इंतजाम रखें ताकि जान माल का नुकसान न हो। 1-2 किसी भी तरह की आपदा को आने से रोकने का अविलंब उपाय करेंगे। 3 मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार पुलिस प्रशासन की तैनाती की जाए। 4 पूजा समितियों से समन्वय बनाए रखें। बिल्कुल, तो ये गाइडलाइंस है। नेक्स्ट क्या कुछ है दोस्तों? परिंदे की उम्र के साथ साथ मेरे सपने भी बदलते गए। विशेष परिंदे के ख्याति पाने वाले प्रसिद्ध कथाकार निर्मल वमा को हिंदी कहानी में आधुनिक बोध लाने के लिए निर्मल वर्मा एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, सॉरी मित्रों, बोध लाने के लिए जाना जाता है। शिमला में जन्मे और दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से इतिहास में एमए करने के बाद अध्यापन और पत्रकारिता से होते हुए साहित्य में ही रम गए। अनूठे शिल्प और अभिव्यक्ति की दृष्टि से बेजोड़ कहानियाँ लिखने वाले निर्मल वर्मा से प्रसिद्ध कवि पत्रकार कन्हैयालाल नंदन की बातचीत पेज नंबर 11 में मिलेगा। क्या कुछ है दोस्तों? नेक्स्ट, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। आप जुड़े हैं निरंजन _.official। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देखिए, ट्विटर पे जुड़िए। दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए हमारे टीम का प्रयास आपके लिए है। मिनिमम एक्सपेंस, मिनिमम मैनेजमेंट, मैक्सिमम आउटपुट, तो ये हमारे टीम का प्रयास आपके लिए है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, यह सेवा एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक, सौगात। देश में स्वदेशी 5G इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अत्यधिक तीव्र गति की इंटरनेट सुविधा देने वाली स्वदेशी 5G सेवा की शुरुआत की। मोदी ने इस मौके पर कहा, 5G एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। इससे देश में बेशुमार अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 IMC, इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 IMC, ध्यान देने की बात है दोस्तों, पॉइंट इज टू बी नोटेड। बी अलर्ट में देश के चुनिंदा शहरों में, अभी सभी शहरों में नहीं, चुनिंदा शहरों में 5G सेवा का आगाज कर दिया गया। अगले 2 साल में यह सेवा पूरे देश में शुरू हो जाएगी। 2 साल लगेंगे 5G पूरे देश में आने में। देश दूरसंचार की 2G, 3G, 4G प्रौद्योगिकी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। 2G, 3G, 4G प्रौद्योगिकी के लिए, लेकिन दूसरे देशों पर निर्भर था। लेकिन 5G सेवा के मामले में देश ने इतिहास रच दिया है। डिजिटल इंडिया के 4 स्तंभ। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का डिजिटल इंडिया का संकल्प 4 स्तंभों। स्तंभ नंबर 1 उपकरण की लागत, नंबर 2 डिजिटल कनेक्टिविटी, तीसरा डेटा लागत एवं डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण, चौथा। 4 स्तंभ मोस्ट वीवीआई पॉइंट याद रखें दोस्तों। 4 स्तंभ, पहले उपकरण में लागत, डिजिटल कनेक्टिविटी, डेटा लागत, डेटा में कितनी लागत, एवं डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण। दृष्टिकोण पहला डिजिटल होनी चाहिए। इस नज़रिए से आज देश में मोबाइल फ़ोन बनाने वाले संयंत्रों की संख्या 200 से अधिक हो चुकी है, जबकि वर्ष 2014 में सिर्फ 2 संयंत्र थे। सीएम ने
पीएम ने भारत में डेटा शुल्क को दुनिया भर में सबसे कम बताया। वर्ष 2014 में 1 GB डेटा के लिए 300 रुपये खर्च करने पड़ते थे। 2014 में आप कमेंट करके बताइए क्या ये सही है? अप्रॉक्स सही है, पढ़ते थे। अब उसी डेटा का शुल्क 10 रुपये आ चुका है। एक व्यक्ति औसतन 14 GB डेटा की मासिक खपत करता है। 14 GB खपत करता है मासिक डेटा, ये औसतन, जिस पर उसकी लागत 125 से 150 रुपये आती है। अप्रॉक्स सही भी है। करोड़ों के मोबाइल फ़ोन निर्यात कर रहा भारत। पीएम ने कहा कि देश अब करोड़ों रुपये मूल्य के मोबाइल फ़ोन का निर्यात भी कर रहा है, जबकि पहले उसे आयात करना पड़ता था। इसके साथ ही उन्होंने डिजिटल भुगतान में आई तेज़ी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी में अब सही मायने में विकेंद्रित हो चुकी है, मतलब अलग अलग भागों में बांटा जा चुका है। उन्होंने पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पर निशाना साधते पॉलिटिक्स क्या कुछ है, हर क्षेत्र में योगदान 1.30 ट्रिलियन डॉलर का, $1 ट्रिलियन रुपया मतलब 1 लाख करोड़ होता है दोस्तों, ये यूनिट है। 1 ट्रिलियन रुपया 1 लाख करोड़ के बराबर होता है। तो 1.30 ट्रिलियन डॉलर का योगदान 8 वर्ष में, तो आप थोड़ा मैथमेटिक्स लगा के पता कर सकते हैं ये कितना अमाउंट होगा। ये पढ़ने सुनने में अच्छा लगता है, पता नहीं कितना होता होगा। आगे 53,000 करोड़ डॉलर स्वास्थ्य क्षेत्र जो सर्विस सेक्टर है, जिस सर्विस सेक्टर इस कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करने वाले हैं 5G का, उनसे 53,000 करोड़ डॉलर स्वास्थ्य क्षेत्र से बिजनेस होने वाला है। वहाँ 1.30 ट्रिलियन डॉलर का योगदान 8 वर्ष में, इतना का योगदान होने वाला है, इतना का बिजनेस होने वाला है। इस स्वदेशी टेक्निक से 5G इंटरनेट सेवा से के कंटेक्स्ट में सेवा प्रदाता कंपनियों ने उपयोगिता दिखाई। रिलायंस जियो ने मुंबई के स्कूल टीचर का महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा के छात्रों से 5G की मदद से संपर्क स्थापित कराया। इस दौरान पीएम ने भी स्कूली बच्चों से बात की और उनसे प्रौद्योगिकी से जुड़े सवाल पूछे। वोडाफोन आइडिया ने दिल्ली मेट्रो की निर्माणाधीन सुरंग में काम कर रहे मजदूरों की सुरक्षा में 5G की उपयोगिता दिखाई। एयरटेल ने उत्तर प्रदेश की एक लड़की को वर्चुअल रियलिटी एवं ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से सौर प्रणाली के बारे में सीख को प्रदर्शित किया। तो ये शुरुआत में इतना किया गया, उसके बिहाफ में कहा जा रहा है दोस्तों अभी 2 साल लगेंगे आप तक पहुंचने में, पूरी तरह से इसे एक्सप्लोर होने में। नेक्स्ट, आज से जनसुराज यात्रा पर निकलेंगे प्रशांत किशोर। जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर गांधी जयंती पर रविवार को अपनी जनसुराज यात्रा शुरू करेंगे। गांधी आश्रम भितिहरवा से शुरू होने वाली पद यात्रा 3000 किलोमीटर की होगी। रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि उनका प्रयास होगा कि आने वाले 1 साल में बिहार के ज़्यादातर गांवों, शहरों, प्रखंडों और पंचायतों तक पहुंचा जाए। दोस्तों एक सूचना और आप लोगों को, आज 2 अक्टूबर 2022 लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे भारतवर्ष के बापू कहे जाने वाले महात्मा गांधी की जयंती है। तो हमारे टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर्ष उत्साह और उत्साहित उमंग के साथ जरूर जन्मदिन मनाएं, लेकिन सुरक्षा और शांति समाज में सौहार्द बनाए रखें दोस्तों। नेक्स्ट, मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेता विपक्ष का पद छोड़ा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष पद से त्याग दे दिया। अब कौन बनाया गया है?
इस पे हम लोग ध्यान देंगे, आगे चर्चा होगी दोस्तों। खड़गे ने यह कदम अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के एक दिन बाद उठाया है। लगभग इनका कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव में जीत जाना लगभग तय ही लगता है दोस्तों। क्या कुछ होगा अपडेट मैं देता रहूँगा। शिक्षा विभाग ने 593 शिक्षक अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र रोका। राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए अंतरिम रूप से चयनित कुल 593 शिक्षक अभ्यर्थियों को राज्य सरकार ने नियुक्ति पत्र देने से रोक दिया। यह रोक पटना हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर 26 सितंबर को विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मद्देनजर जिलों ने लगाई है। 28 सितंबर को सारण समेत 37 जिलों की जिला परिषद नियोजन इकाइयों द्वारा इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलना था, लेकिन अब पटना हाईकोर्ट द्वारा आदेश आने के बाद ही इनके भविष्य पर फैसला हो पाएगा। किस कंटेक्स्ट में रोक लगाई गई है आगे आपको मिलेगा दोस्तों। जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, आपको सूचना मिलेगा दोस्तों। मल्लिका खड़गे अर्जुन खड़गे नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मल्लिका अर्जुन खड़गे। तो इनके बारे में मित्रों एक सूचना ये देना था कि राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता थे, अब प्रतिपक्ष के नेता कौन बनने वाले हैं इस पे हम लोग ध्यान देंगे मित्रों। और ये VVI है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा, अवेयर है इसके बारे में। मेरा नमन है, आज जयंती है, बापू जयंती, शास्त्री जी की जयंती। भारत के लिए एक प्रधानमंत्री जिनके खाते में बचे थे सिर्फ 365 रुपये। दोस्तों मुझे बहुत हर्ष और खुशी हो रही है आप तक ये सूचना प्रसिद्ध करते हुए कि जिस रोज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री शपथ ग्रहण कर रहे थे उस दिन इनका धोती फटा हुआ था, क्योंकि इनके पास 2 जोड़ी धोती ही थी। बहुत अच्छा लगता है। जय जवान जय किसान आप सुने ही होंगे, तो उनके बिहाफ में मैं ये जरूर पढ़ना चाहूँगा। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में कई केंद्रीय मंत्रियों पर भी लगते रहे हैं आरोप। इस पर इसी देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी हुए जिन्होंने ईमानदारी की मिसाल कायम की। उनकी ईमानदारी इस देश के लिए हमेशा मिसाल रहेंगी, हमेशा रहेंगी, बिल्कुल सही, हमेशा रहेंगी और इन्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा। मुझे नहीं लगता, अब तो बिल्कुल भी नहीं, मिसाल रहेंगी। जयंती पर विशेष। भारतीय राजनीति में कई नेता इसलिए चर्चित हुए उन्हें आय से अधिक या गलत तरीके से धन अर्जित करने के आरोपों में जेल जाना पड़ा या जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ा। कई राज्यों में ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री बने जिनकी अकुत संपत्ति ने सबको चौंकाया और शर्मसार किया। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप कई केंद्रीय मंत्रियों पर भी लगते रहे, लेकिन इसी देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए जिन्होंने ईमानदारी की अनुपम मिसाल कायम की। क्या ईमानदार नेताओं की चर्चा अब बेईमानी हो गई है? बिल्कुल सही। ओम प्रकाश अस्क वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये लेखक की अपनी राय है। तो ओम प्रकाश अस्क कहते हैं क्या ईमानदार नेताओं की चर्चा बेईमानी हो गई है? जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद देश के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री ईमानदारी के अविस्मरणीय उदाहरण हैं। उनकी निर्धनता, सादगी और ईमानदारी के बारे में जानने के लिए अब इक्का दुक्का बच्चे बुजुर्गों के किस्से हैं या फिर कुछ किताबें। बिल्कुल सही, मैं तो सहमत हूँ। आप अपनी राय जरूर भेजिए दोस्तों। आगे क्या कुछ है? लाल बहादुर शास्त्री की जिंदगी का एक किस्सा यह भी दर्ज है कि उनके बेटे ने प्रधानमंत्री रहते समय एक कार खरीदने की जिद की। कार की कीमत तब 12,000 रुपये थी। शास्त्री जी के पास मात्र 7,000 रुपये ही थे। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपये इस वादे के साथ कर्ज लिए कि वह एक मुश्त लौटा देंगे।
यह अलग बात है कि यह कर्ज चुकाने से पहले ही उनका निधन हो गया। आज के राजनीतिज्ञों और नई पीढ़ी के लोगों को जानकर आश्चर्य ये होगा कि 12,000 रुपये की एक कार खरीदने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को बैंक से ऋण लेने की नौबत आई थी। आज़ादी के 1.5-2 दशक बाद तक ऐसे लोग राजनीति में रत्न के रूप में दिखते थे, लेकिन उसके बाद लगातार राजनीति में ईमानदारी का लोप होता गया और अधिकतर राजनेताओं के लिए तो राजनीति अब धन अर्जित करने का पेशा मात्र बन गया है। बिल्कुल सही, मुझे तो ऐसा लगता है। आप अपनी राय जरूर भेजें। ईमानदारी, नैतिकता और चरित्र सिरे से गायब होते जा रहे हैं। ऐसे समय में मित्रों, ऐसे समय में शास्त्री जी को जितना याद किया जाए कम है। एक बार स्वतंत्रता संग्राम के समय शास्त्री जी जेल में थे। निर्धन परिवार के जो लोग जेल में थे उनके परिवार का खर्च चलाने के लिए कांग्रेस से जुड़े नेता लाला लाजपत राय ने 50 रुपये मासिक सहायता की व्यवस्था कर रखी थी। यह रकम शास्त्री जी की पत्नी को भी जाती थी। पत्नी ने पत्र में बताया कि पार्टी से हर महीने उन्हें 50 रुपये मिलते हैं, 40 रुपये में घर का काम चल जाता है। तब शास्त्री जी ने लाला लाजपत राय को पत्र लिखा कि मेरे घर का मासिक खर्च 40 रुपये ही है, अतः इतना ही रकम भेजी जाए। क्या बात है। राजनीति में शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी और नैतिकता की चर्चा इसलिए अहम है कि बाद के वर्षों में हमारे राजनीतिज्ञों का नज़रिया ही बदल गया। याद करें, सन 1996 में 2 चर्चित घटनाएं प्रकाश में आई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के घर से 28 किलोग्राम सोना, 8 क्विंटल चांदी, 750 जोड़े जूते चप्पल, 10,500 साड़ियाँ और 91 घड़ियाँ बरामद हुई थी। उसी साल एक केंद्रीय मंत्री के घर सीबीआई के छापे में इतने नोट बरामद हुए थे कि सीबीआई के तत्कालिक निदेशक जोगिंदर सिंह ने कहा था कि अब तक इतने नोट उन्होंने कभी नहीं देखे हैं। अब तो उन अनेक नेताओं और अफसरों के घर खजाने मिलने लगे हैं। लाल बहादुर शास्त्री को याद करना इसलिए आवश्यक कि 40 रुपये में घर का खर्चा चलने के कारण उन्होंने मदद के 10 रुपये कम करवा दिए। आज जनप्रतिनिधियों में वेतन भत्ते बढ़ाने की होड़ लगी हुई है। ग्राम सभाओं के मुखिया तक अपने लिए वेतन भत्ते और कई तरह की सुविधाओं की मांग करने लगे हैं। शास्त्री जी ने जहां अपने बेटे को सरकारी वाहन के इस्तेमाल से रोका था, वही आज नेताओं के परिजन ही नहीं, उनके चेले चपाटे भी धड़ल्ले से सरकारी वाहन का इस्तेमाल करते हैं। अब तमाम सरकारों ने ही कम ब्याज पर महंगी कारों के लिए ऋण लेने की छूट दे रखी है। और अंत में मित्रों, शास्त्री जी के निधन के बाद जब उनके बैंक पासबुक का ब्यौरा लोगों तक पहुंचा तो लोग दंग रह गए। उनके खाते में सिर्फ 365 रुपये 35 पैसे का बैलेंस था। आज इतना ही बताना काफ़ी है कि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में लोकसभा चुनाव में चुने गए 542 सांसदों में 475 करोड़पति हैं। 2019 का डाटा है दोस्तों। आज के नेता अधिकारी चाहकर भी लाल बहादुर शास्त्री को भुला नहीं सकते। एक ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं, जय जवान जय किसान का नारा देने और उसे साकार करने वाले नेता के रूप में भी उनकी पहचान हमारा मनोबल बढ़ा देती है। उनकी ईमानदारी और दृढ़ता इस देश के लिए हमेशा मिसाल रहेगी। बहुत बहुत नमन है, बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। और अलगाव की आंधी में गांधी माना जाता है। शशि शेखर जी संपादक है हिंदुस्तान के, उनके बिहाफ में माना जाता है कि जैसे जैसे यूरोप में ऊर्जा और खाद्यान्न का संकट गहराएगा, ये दोनों अभी जो हालात है मंदी का, उसमें बहुत मुख्य स्तंभ निभा रहा है दोस्तों। यूरोप में ऊर्जा और खाद्यान्न, खाने पीने की जो मुद्रास्फीति की हालत चल रही, खाद्यान्न का संकट गहराया है। असहिष्णुता अपने पांव जमाती चली जाएंगी। बिल्कुल सही। भरोसा ना हो तो इंग्लैंड की घटनाओं पर नज़र डाल देखिए इंग्लैंड की घटना, करेंसी क्लैप्स हो चुका है। घटनाओं पर नज़र डाल देखिए, वहाँ जिस तरह मंदिरों और हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं वह कल तक कल्पनातीत थे। ऐसे में गांधी की याद आना स्वाभाविक है। बिल्कुल सही, ये घटनाएं जो हो रही है
बिल्कुल ये असहिष्णुता का ही कारण है। और ये असहिष्णुता का जन्म कहाँ से हुआ? यूरोप में ऊर्जा और खाद्यान्नों की कमी से ये तो होना ही था। और अभी मामला थमने वाला नहीं है मित्रों, अभी क्या कुछ होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आगे क्या कुछ है नेक्स्ट, हिंदुस्तान स्पोर्ट्स। दोस्तों जिम्मा की सर्वश्रेष्ठ पारी से जीता भारत, मुकेश सरफराज के दम पर शेष भारत ने कसा शिकंजा। ये मुकेश का नाम देख ले, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। बहुत अच्छा, बिहार प्रदेश में सबों को शुभकामनाएं। यहाँ से खिलाड़ी जा तो रहे हैं, पहले बंगाल से खेलते थे, बिहार के होते हुए उनका अपना मकान गोपालगंज है। क्या कुछ नेक्स्ट, टेबल टेनिस पुरुष टीम जीती पर महिलाएं हारी। चेंगदू चीन में चल रहा है विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप, विश्व में चल रहा है, अभी चल रहा है। क्या कुछ है, फाइनल रिपोर्ट्स आना बाकी है दोस्तों। जोकोविच तेल अवीव ओपन के सेमीफाइनल में फाइनल होने वाला है, आपको अपडेट में देता रहूँगा। तेल अवीव इजराइल में भारतीय महिला टीम चौथे स्थान पर बरकरार। भारतीय महिला टीम शनिवार को जारी वार्षिक अपडेट के बाद महिलाओं वनडे और T20 रैंकिंग में चौथे स्थान पर बनी हुई है। दोनों फॉर्मेट में चौथे स्थान पर बनी हुई है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर उन्मुक्त की आंख चोटिल हुई है, ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। आज हेल्थ एंड केयर बहुत अच्छा और अपडेट है, टेक्नोलॉजी से भरपूर है, ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। रमिता और अर्शदीप के स्वर्णिम निशाने। राष्ट्रीय खेल क्या पूछा, दक्षिण अफ्रीका से सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया। 2020 इंडिया का मैच चल रहा है। राष्ट्रीय खेल में क्या कुछ है दोस्तों, ये बारीकी से ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय खेल पे हम लोग बहुत बारीकी से ध्यान रखेंगे, हाई अलर्ट मोड पे क्या कुछ वहाँ चल रहा है, कितने सारे स्पोर्ट्स हैं, कितने इवेंट्स हैं, कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सारे डिटेल आपके पास है। तो उनके बिहाफ में बारीकी से ध्यान रखेंगे मित्रों, जुड़े रहिए, मैं अपडेट देता रहूँगा। अहमदाबाद एजेंसी, हरियाणा की निशानेबाज रमिता और अर्शदीप सिंह ने राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए शनिवार को स्वर्ण पदक पर निशाना लगाया। शूटिंग का चर्चा के कंटेक्स्ट में इससे 10 मीटर एयर राइफल 10 मीटर एयर राइफल की बात हो रही है कि मिश्रित मिक्स्ड में टीम स्पर्धा के फाइनल में हरियाणा ने मध्य प्रदेश के श्रेया अग्रवाल, ये सब नाम याद रखें, बहुत जरूरी है, चर्चा होती रहेगी मित्रों। ये सब आउट ऑफ फोकस भी हो जाते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसे गेम चलता रहेगा तब तो चर्चा होती रहेंगी, तो आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं, लेकिन नाम याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के श्रेया अग्रवाल ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की जोड़ी को 17-9 से शिकस्त दी। क्या कुछ है नेक्स्ट, सुभाष लहरे ने 275 किलोग्राम उठाकर सोना कब्जाया। पुरुषों की 67 किलोग्राम वर्ग के भारोत्तोलन में सुभाष लहरे ने सर्विसेज के लिए स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों के भारोत्तोलन के स्वर्ण पदक विजेता जेरेमी लालरी की अनुपस्थित थी। छत्तीसगढ़ के सुभाष लहरे ने उपस्थित होती तो ये जीत ही गई होती डेफिनेटली। अब ध्यान रखिए नामों को मित्रों, छत्तीसगढ़ के सुभाष लहरे ने कुल 275 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। नीलम राजू आंध्र प्रदेश और सुशांत साहू ओडिशा कुल 270 किलोग्राम भार उठाया। और राजू ने अपने हल्के शरीर के कारण रजत जीता। कुछ अन्य परिणाम भी हमारे सामने है मित्रों। ट्रैक साइकिलिंग में सैयद बुरहान अली ने इलीट ग्रुप की 15 किलोमीटर स्ट्रेच रेस में रजत जीता साइकिलिंग में। नेक्स्ट, जिम्नास्टिक स्पर्धा के दूसरे दिन सिद्धार्थ वर्मा ने व्यक्तिगत ऑल राउंड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। ऑल राउंड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। महिला एथलेटिक्स में 400 मीटर दौड़ में उत्तर प्रदेश की रूपल ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट, अभिषेक और पारुल के दम पर उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान। अभिषेक पाल और पारुल चौधरी ने पुरुषों और महिलाओं में 5000 मीटर दौड़ जीतकर उत्तर प्रदेश को पदक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। उत्तर प्रदेश अब तक 6 स्वर्ण 3 रजत
3 कांस्य सहित 12 पदक जीते हैं। यूपी की बायोडाटा, अभिषेक पाल, पारुल चौधरी दोनों ने 2015 के राष्ट्रीय खेलों में 5वां स्थान हासिल किया था, लेकिन उन्होंने इस बार श्रेष्ठता साबित की। अभिषेक पाल 14:07.25 मिनट में जीत हासिल की। पारुल इस साल जुलाई में विश्व एथलेटिक्स के बाद से प्रशिक्षण में अधिक गति का काम नहीं करने के बावजूद पहला राष्ट्रीय खेलों का स्वर्ण पदक जीतने में खुश थी। पारुल चौधरी ने 16:34.68 मिनट में जीत दर्ज की। इतना टाइम लगा उन्हें, टाइम 16:34.68 मिनट घंटा में दिखाया जा रहा है मित्रों, मिनट एक्सट्रीमली सॉरी, ये इसे ऐसे कहा जाए कि इतना मिनट का समय लगा। 5000 मीटर मतलब 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर दौड़ने में इन्होंने 14 मिनट 7.25 सेकेंड, ऐसे यदि टाइम कैलकुलेशन किया जाए तो इस तरह से बैठता। और सही भी है, 5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता नहीं है, 14-15 मिनट काफ़ी समय भी होता है। मेरा उसके बिहाफ में दोस्तों मुझे लगता है एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर, साफ है। तो आगे बढ़ते हैं। मेरी रिकॉर्ड पर नज़र थी, लेकिन अब मेरी निगाह एशियाई चैंपियनशिप और एशियाई खेलों जैसी प्रतियोगिताओं में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर है। मैं राष्ट्रीय शिविर के फिर से शुरू होने से पहले NCI में स्थान पक्का करना चाहता हूं। अभिषेक गोवा हाइब्रिड फुटबॉल पिच वाला देश का पहला राज्य बनेगा। गोवा हाइब्रिड फुटबॉल पिच बनाने वाला है फुटबॉल के लिए। इस महीने होने वाले फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप फुटबॉल का, हॉकी का नहीं मित्रों, ये कौन सा संस्करण अभी होने वाला है, तो इनकी पूरी डिटेल अब तक मैं लाता रहूँगा। इस्तेमाल नेहरू स्टेडियम में लगी पिच का खर्च फीफा ने उठाया। 50 हाइब्रिड पिच तैयार करते हैं एक साल में थॉमस एलकॉक 50। 11 अक्टूबर से खेला जाएगा फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप। 30 को खेला जाएगा प्रतियोगिता का फाइनल। मतलब 11 अक्टूबर से जो शुरू होगा वो 30 अक्टूबर को ख़त्म होने वाला है। 8 दिन में बनकर तैयार होती है किसी स्टेडियम की हाइब्रिड पिच। 16 टीमों के बीच खेली जाएगी यह प्रतियोगिता। 3 शहर भारत, गोवा, भुवनेश्वर और मुंबई के करेंगे मेजबानी। ये 3 शहर करेंगे मेजबानी। 16 टीमों के बीच खेली जाएगी। कितनी टीमें? 16 टीमें। ये बायोडाटा भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या कुछ है? नथिंग एक्सक्लूसिव, देश दुनिया की खबरें हैं मित्रों। इंटरनेट, पटना को 38वां स्थान, इंदौर लगातार 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर। स्वच्छता का ये रिपोर्ट कार्ड है, मोस्ट PBI है, बहुत अच्छा। ये समय निकाल के जरूर इसे पढ़े मित्रों। पटना को 38वां स्थान मिला, इंदौर ने 6ठी बार फिर जगह बनाई, दूसरा फिर भोपाल है। तो आपको मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 6ठी बार देश में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत, एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, दूसरे स्थान पर इस बार सूरत बाजी मार गया है। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र की नवी मुंबई रही है। रिपोर्ट कार्ड है, समय निकाल के अवश्य जरूर पढ़ें इसे। मोस्ट PBI, वन क्वेश्चन इज फिक्स्ड। बिहार प्रदेश के बारे में क्या पूछा? भागलपुर से पूर्णिया किशनगंज बेहतर। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2022 में भागलपुर की स्थिति लगातार खराब बनी हुई है। शनिवार को जारी किए गए रैंकिंग में 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में भागलपुर को 10 लाख से कम आबादी, इसका मतलब भागलपुर की 10 लाख से कम आबादी के बारे में कहा जा रहा है। शहर में भागलपुर को 365वां स्थान मिला है। मसलन पिछले साल के रैंक 366 से एक पायदान ऊपर है। बिहार के कुल 25 शहर इस कैटेगरी में है। भागलपुर का स्टेट रैंक 23वां है। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर की रैंकिंग 247वां, तो गया सबसे बेहतर स्थिति में। गया को 179वां स्थान मिला है। बक्सर को 264वां, पूर्णिया को 290, जहानाबाद को 327, किशनगंज को 345, हाजीपुर को 349, बेतिया को 233,
छपरा को 240, बेगूसराय को 251, बिहार शरीफ को 255, मोतिहारी को 275, दरभंगा को 278, सहरसा को 297, जमालपुर को 311, औरंगाबाद को 317, बगहा को 320, मुंगेर को 352, कटिहार को 353, दानापुर को 354 और आरा को 358वीं रैंक प्राप्त हुई है। और ये सभी शहर भागलपुर से अच्छी स्थिति में है। भागलपुर से नीचे सासाराम को 372 और सिवान को 373वां स्थान मिला है। तो क्या कुछ है इसमें रैंकिंग, क्या कुछ है, समय निकाल के इसकी फुल स्टडी करें मित्रों। इंटरनेट उपयोगकर्ता 80 करोड़ से ज़्यादा, मोदी 40% से 50% लोग भारत में, अपने देश में, भारतवर्ष में इंटरनेट उपयोग करते हैं। बायोडाटा आपके सामने कुछ है। 4G 150 Mbps, 5G 10 Gbps पर सेकेंड, 10 Gbps मतलब 1 सेकंड में 10 GB जाएगा। और 150 Mbps 4G का ये स्पीड रहता है, ब्रॉडबैंड में रहता है मित्रों, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, रहता है, लेकिन सेलफोन मोबाइल फ़ोन्स में नहीं रहता है। 4G 50 Mbps अपलोडिंग स्पीड और ये डाउनलोडिंग स्पीड। अपलोड जब करोगे तो इस तरह की स्पीड होगी, जब डाउनलोड करोगे तो इस तरह की स्पीड होगी। लेटेंसी अपलोड डाउनलोड का फ़र्क लेटेंसी कहलाता है। लेटेंसी क्या होता है? अपलोड और डाउनलोड करने का अंतर को ही लेटेंसी कहते हैं। कितना उसमें डिफरेंस क्रिएट होता है, कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। 4G 200 मिलीसेकेंड, 5G 1 मिलीसेकेंड। कवरेज डिवाइस प्रति वर्ग किलोमीटर। कवरेज क्या होता है? डिवाइस प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा के बीच में यदि डिवाइस है तो ये 1 किलोमीटर चौड़ा इसका क्षेत्र कवरेज है। 4G का 4000 डिवाइस, 5G का 10 लाख डिवाइस। कवरेज डाटा ये आपके पास, आपके सामने है। समय निकाल के इसे भी ज़रूर देखें मित्रों। समय सेशन कुछ लंबा होने वाला है, सो थोड़ा पर्यावरण की खातिर 10 साल में 17 ने जान दी। ग्लोबल विटनेस शो ने 2012 से 2021 तक के आंकड़ों को लेकर रिपोर्ट तैयार की। ग्लोबल विटनेस शो तैयार की। ब्राज़ील और कोलंबिया में सबसे ज़्यादा हत्याएं हुई है। कहाँ कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है? ये बायोडाटा ब्राज़ील, कोलंबिया, फिलीपींस डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर। ब्राज़ील, कोलंबिया, फिलीपींस, मैक्सिको, होंडुरास, भारत, कांगो। पीड़ितों की असली रूप में चित्रित करना महत्वपूर्ण, ये खुलासा किया है। तो ज़रूर समय निकाल के ज़रूर पढ़ें इसे। नेक्स्ट, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। दैनिक भास्कर, भागलपुर, रविवार 2 अक्टूबर 2022। नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे बापू की जयंती की भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5G के दम में 5G का आनंद लीजिए 4G के दम पे। म्यांमार में 500 भारतीय पेशेवर बंधक 32 छुड़ाए। ये साइबर जो क्राइम हुआ है, ये गुलामी, ये जो लालच दे के ज़्यादा सैलरी दे के उसके बिहाफ में है। सेशन थोड़ा ज़्यादा चलने वाला है, सो इसको समय निकाल के जरूर पढ़े। मोटी सैलरी के झांसे में आए भारतीय युवा अब यहाँ यातनाएं झेल रहे हैं। सैलरी का लालच देके इसे बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया बुलाई जाती है और इसे म्यांमार शिफ्ट किया जाता है। वहाँ इनसे यातनाएं भी दी जाती हैं, इनसे काम भी लिया जाता है। क्या कुछ है, लालच में ना पड़ें, बी वेयर अबाउट इट। आपको ज़्यादा सैलरी की लालच दी जाती है तो इसका मतलब आप मैरियाना ट्रेंच में जॉब करने चले जाओ तो डेंजर खतरा भी है। अब खतरा भी रहे तो कर ले, जॉब इंसान कर ही लेता है कहीं भी हो। लद्दाख, सियाचिन में लोग, फौज हमारी देश की सुरक्षा तो कर ही रही, इसका ये सेंस नहीं है, मिसयूज़ नहीं होनी चाहिए। नमन है। पुलिस अब तक बरामद नहीं कर सकी सब। एसएसपी मांग रहे मृतक का नाम पता। 2 बॉडी बहकर NIT घाट पहुंची, कई अब लापता। इसके बिहाफ में है दोस्तों, बालू पर जो गैंगवार हुआ था, घटना के 3 दिन बाद भी डॉग स्क्वाड लेकर नहीं गई पुलिस। गांव में अब भी दहशत। ये बीटा और अमनाबाद दियारे में बीते साल 2 गुटों के बीच में जो हुई थी गोलीकांड, जो हुआ था, जो घटना हुई थी, इधर भोजपुर, सारण और पटना में ऑपरेशन 19.43 लाख कैश और गोली भी बरामद, उसके बिहाफ में कहा जा रहा है। 2 लाख क्राइम
2 लाख शिक्षक को नहीं मिला वेतन, पूजा फीकी। देखिए 30 की डेडलाइन बीती, आधे से अधिक शिक्षक परेशान। क्या कुछ है ये बिहाफ में जरूर समय निकाल के पढ़ें। परेशानी तो है मित्रों, बट डोंट वरी, सैलरी आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्या कुछ है दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए। निरंजन अंडरस्कोर द स्टार्ट ऑफिशियल। सत्य ही प्रेरणा थी जिसे मोहन को महात्मा बनाया। बिल्कुल, गांधी जी हमेशा हमारे साथ, गांधी जी की शाश्वत सत्य। देखिए गांधी जी का चश्मा हमें क्या संदेश देता है, गांधी जी की लाठी क्या संदेश देता है, गांधी जी की घड़ी हमें क्या संदेश देता है। मित्रों जरूर समय निकालिए, इन्हें जरूर पढ़ें, आज बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। गांधी जी की घड़ी, कमर में घड़ी रखा करते थे, गांधी जी की चप्पल पहना करते थे। और गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई के 40 सालों में 79,000 किलोमीटर की पद यात्रा करी उन्होंने। उनकी ये चप्पलें कहीं भी ना रुकने वाले उनके कदम की पहचान है आज भी। सत्य वो प्रेरणा थी जिसे मोहन को महात्मा बनाया। बापू की नज़र में सत्य ही ईश्वर है। जीवन में ज्ञान और आनंद पाने का सबसे सरल रास्ता सत्य है, जिसे कोई भी अपना सकता है। इस रास्ते पर चलकर ही भारत ने आज़ादी पाई और अब हम एक संपन्न भारत की ओर बढ़ रहे हैं। गांधी जयंती पर पढ़िए सत्य की बापू की परिभाषा और कैसे बापू ने अपने जीवन में सत्य को हर मौके पर जिया, और बिल्कुल जिया ही। सच्चा ज्ञान, जहाँ सच्चा ज्ञान है वहाँ हमेशा आनंद होता है, वहाँ दुख की कोई स्थान नहीं होती है। बापू की नज़र में सत्य यानी ईश्वर का वो नाम जिसमें सत्य, चित्त और आनंद तीनों समाहित है, वो सत्य है। दूसरों को जो सलाह दे उसे खुद पर भी अमल करनी चाहिए। क्या कुछ है, देश के दूसरे प्रधानमंत्री लगभग 17 महीने प्रधानमंत्री रहे। 1965 के युद्ध में उन्हीं के नेतृत्व में हमने पाकिस्तान को परास्त किया था। नमन है। 2 अक्टूबर 1904 में जन्म हुआ था, निधन 11 जनवरी 1966 को हुई थी। मेरा नमन है। शुभकामनाएं हैं आप लोगों को, उनकी जयंती जरूर मनाएं मित्रों। नेक्स्ट क्या कुछ है आपके सामने, स्पोर्ट्स आई डोंट थिंक एनी डिस्टिंक्टिव समथिंग, कुछ यही है। बैडमिंटन, सिक्की रोहन की जोड़ी वियतनाम ओपन के सेमीफाइनल में, वियतनाम ओपन चल रहा है। हो ची मिन सिटी वियतनाम में, हो ची मिन सिटी मेजबानी कर रहा है। ईरानी कप चल रहा है, अभी चलेगा ये मैच, अभी चलेगा। टेबल टेनिस चल रहा है, ये सब सारे हमने चर्चा किया था। जेट लेके बच्चे रोशनी में नहीं जाते। फार्मूला 1 ड्राइवर, फार्मूला 1 का सिंगापुर, फार्मूला 1 अभी होने वाला है। एशिया पोजी फार्मूला सिंगापुर में रेस होने वाला है। क्या कुछ होगा तो डेट में देता रहूँगा मित्रों। जागरण, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे निरंजन अंडरस्कोर द स्टार्ट ऑफिशियल। नथिंग एक्सक्लूसिव। भारतीय 5G सेवा की शुरुआत। जम्मू में खैरा में सनकी ने कर दी कुदाल से काटकर। इस तरह की घटनाएं क्राइम सीन है। नेक्स्ट जो एक्सक्लूसिव त्योहारों को देखते हुए पुलिस सतर्क रहे। नेक्स्ट मैदान में रह गए खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे और थरूर। अनुभव के आधार पर बिना मान्य डिग्री भी अब बन सकेंगे प्रोफेसर। VVI UGC की गाइडलाइन, संबंधित क्षेत्र में 15 साल का अनुभव होगा जरूरी। यदि अनुभव 15 साल का है और आपके पास डिग्री M.Tech का नहीं है तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं। 3 साल तक दी जा सकेंगी सेवाएं, 1 साल और बढ़ाया जा सकेगा। तो POP को मंजूरी है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। UGC ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस POP के मद्देनज़र आपको इसकी जॉब मिल सकती है। सो ध्यान में रखें। अब ये UGC की अच्छी पहल है। जिन्होंने हायर स्टडीज़ नहीं कर रखा है उन्हें भी अब प्रोफेसर बनने का मौका दिया जा रहा है। कंग्रेचुलेशंस एस्पायरेंट्स, आपको वहाँ जॉब मिलेगा। अभी व्यवस्था UGC कर रही है। संपादकीय आवश्यक था PFI पर पाबंदी। आशा की किरण है गांधी जी के विचार, बिल्कुल। आई डोंट थिंक दोस्तों एनी एक्सक्लूसिव। इस कप की तैयारी एक्सक्लूसिव। जमुना की सबसे बड़े से भारत की विजयी आगाज मित्रों।
जागरण, अंतर्राष्ट्रीय जागरण। भारत ने किया नाकाम, अमेरिका और ब्रिटेन को घेरने की चीन की चाल को भारत ने किया नाकाम। नेशनल गेम्स, शूटर श्रेयसी व गोल्फर अमन पर रहेंगी निगाहें। क्या कुछ होगा अपडेट में देता रहूँगा। देश विदेश जागरण में क्या कुछ है। भारत की प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी में से एक थी लीला नाग, स्वतंत्रता सेनानी लीला नाग। शादी के बाद लीला राय का जन्म 1900 में आज ही के असम के गोलपाड़ा में हुआ था। कॉलेज के दिनों में छात्र संघ से जुड़कर क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने लगी थी। जयंती उनका आज के दिन। अमेरिका में पहली परमाणु घड़ी का प्रदर्शन किया गया था। अमेरिका 1956 में आज न्यूयॉर्क में दुनिया की पहली परमाणु घड़ी एटमिक्रॉन को प्रदर्शित किया गया था। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस समय इसका मूल्य उस समय $50,000 था। परमाणु घड़ी का समय सबसे सटीक होता है, बिल्कुल, जिसका प्रयोग जीपीएस व अन्य वैज्ञानिक प्रयोगों में होता है। बिल्कुल सही, ध्यान दीजिए। सैटेलाइट में ऐसे ही घड़ी उपयोग किया जाता है मित्रों। वहाँ फ्लक्चुएशन टाइम का, क्योंकि आप जैसे ग्रेविटी से बाहर जाएंगे टाइम का फ्लक्चुएशन होता रहता है। साइंस में ये देखने को मिलेगा, पढ़ा आपको क्लास मिलेगा दोस्तों। लंदन में दुनिया के पहले टेलीविजन का सफल परीक्षण हुआ। सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर का पहला स्थान बरकरार। जरूर देखें, वन क्वेश्चन इज फिक्स्ड। आपको क्वेश्चन करंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस सेट मिलेगा उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस वेराइटीज़ में देने वाला हूँ, सो मिस नहीं होगा। सिलेबस कवर होगा, मिस नहीं होगा, मैक्सिमम आउटपुट होगा हमारा प्रयास, हमारी टीम का आपके लिए मित्रों। चलाई जाएंगी योजना। राजपाट में 40 नए पर्कुलेशन टैंक कुएं सोख्ता का भी होगा निर्माण। 40 फुट से नीचे भूजल वाली पंचायतों में चलाई जाएंगी जल सुरक्षा योजना चलाई जाएंगी। बहुत अच्छा पहल है। 8,067 पंचायत हैं, 533 प्रखंड पंचायत समिति हैं, 38 जिला परिषद है बिहार प्रदेश में। 4 हाइड्रोजियोलॉजिस्ट की होगी बहाली, PhD डिपार्टमेंट करने वाला है। देखिए क्या कुछ है, समय निकाल के जरूर अवेयर रखें। बड़े निबंधन कार्यालय का क्षेत्राधिकार हुआ पुनर्गठित। ये पश्चिमी चंपारण बेतिया के बिहाफ में है। दोस्तों प्रभात खबर का है 13 राज्य में 11वें स्थान पर बिहार। ध्यान देने की जरूरत है मित्रों, जरूर ऐसे एक सवाल तो इनसे बनता ही है। 13 राज्यों में 11वें स्थान पर आ बिहार। सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग शनिवार को जारी कर दी गई। 100 से अधिक निकायों वाले 13 राज्यों की सूची में बिहार ने, निकाय कितना, 100 से अधिक निकायों वाले की सूची है ये। 11वें 13 राज्य हैं इतने, जिसमें 100 से अधिक निकाय हैं। 13 में से 11 स्थान बिहार की है। जरूर निकाल के अवश्य देखें। क्या कुछ है संपादकीय प्रभात खबर का मित्रों।